हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे दोस्त, इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग देखे थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। उससे पहले हम लोग देखे थे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। लेकिन आज का टॉपिक आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इससे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे और इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का आपका एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम होगा संसदीय समिति। जिस टॉपिक का नाम क्या होगा? संसदीय समिति। यानी संसद में समय समय पे कुछ संसदीय समितियों का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जरूरत के अनुसार कुछ वैसे समिति होती है जिसे अस्थायी समिति कहा जाता है, कुछ वैसी समिति होती है जिसे अस्थायी समिति कहा जाता है। इसको गठित करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष को। तो आइए बात करते हैं संसदीय समिति में कौन ऐसी समिति है जो अस्थायी है और कौन ऐसी समिति है जो अस्थायी है, और इन समिति को गठित करने का उद्देश्य क्या है और इनका कार्य क्या है। तो हम लोग देखेंगे संसदीय समिति। संसदीय समिति को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अस्थायी समिति। कैसा समिति? अस्थायी समिति। और दूसरा होता है अस्थायी समिति। यानी एक अस्थायी समिति और दूसरा क्या हो गया? अस्थायी समिति। अगर अस्थायी समितियों की बात की जाए तो अस्थायी समिति के अंतर्गत एक समिति होता है जिसे वित्तीय समिति कहा जाता है। और आपको पता होगा, जहां भी वित्त शब्द, फाइनेंशियल शब्द का यूज हो, यानी उसका संबंध जरूर रुपया पैसा से है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर अस्थायी समिति है तो अस्थायी समिति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो मेरे दोस्त, हर एक वर्ष पे इस समिति का गठन किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समिति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? एक वर्ष का। इस समिति का कार्यकाल कितने दिनों का होगा? एक वर्ष का। अब आइए हम जानते हैं कि वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है। एक समिति का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोक लेखा समिति। एक समिति का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोक लेखा समिति। दूसरा एक नाम है जिसे कहा जाता है प्राक्कलन समिति। यानी ये वित्तीय समिति के अंतर्गत एक समिति है जिसे लोक लेखा समिति कहा जाता है। इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कुल मिला के ये जो वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति से हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह समझेंगे और याद करते चलेंगे। आप लोग ने नाम सुना होगा प्राक्कलन समिति, और प्राक्कलन समिति के बाद एक समिति होती है जिसका नाम है लोक उपकरण समिति। नाम क्या है? लोक उपकरण समिति। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति को इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। शॉर्ट में इसे PAC भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति को इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी, शॉर्ट में इसे कहा जाता है PAC। अब आइए जानते हैं कि लोक लेखा समिति है क्या। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सबसे पहली बार लोक लेखा समिति के बारे में उल्लेख किया गया था। यानी आपसे पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? तो इसका उल्लेख 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत मिलता है। अब बात करेंगे कि लोक लेखा समिति को गठित कब किया गया। तो लोक लेखा समिति को गठित किया गया 1921 में। लोक लेखा समिति को कब गठित किया गया? 1921। यानी इससे पहले अभी तक किसी समिति का गठन नहीं हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। यानी संसदीय समिति में सबसे पुरानी समिति कौन है? लोक लेखा समिति। इसका उल्लेख 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मिलता है, जबकि इसका गठन कब हुआ? 1921। अब बात करते हैं कि आखिर लोक लेखा समिति का गठन होता है तो इसमें मेंबर कितने होंगे? लोक लेखा समिति का गठन होता है तो इसमें मेंबर कितने होंगे? तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं। टोटल कितने मेंबर? 22 मेंबर। और ये 22 मेंबर में जो 15 मेंबर होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, और 7 मेंबर जो चुने जाते हैं ये राज्यसभा से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 22। लेकिन लोकसभा से कितना? तो 15, और राज्यसभा से कितना? 7।
लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। अब बात करते हैं ये लोक लेखा समिति करती क्या है। ये लोक लेखा समिति करती क्या है, तो ये लोक लेखा समिति धन की जांच करती है। किसकी जांच करती है? धन की। या कह सकते हैं ये कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। किसकी जांच करती है? कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। अब हम बात करेंगे कि ये कैग का रिपोर्ट क्या है। तो देखिए, कैग एक संस्था है जिसे हिंदी में महालेखा परीक्षक कहा जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है। ये सरकार के आय और व्यय का हिसाब किताब करता है, यानी एक ऐसी संस्था जो सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा लेता है उसे हम क्या कहेंगे? कैग। होता क्या है, जब कैग आय और व्यय का हिसाब किताब करता है तो यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है। यानी कैग ने जांच किया कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी जांच किया कैग, और कैग जांच कर इस रिपोर्ट को सौंप देता है किसे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय इसी रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं, और जैसे ही ये रिपोर्ट संसद में आया, अब इस रिपोर्ट की जांच के लिए एक समिति का गठन होता है। एक समिति गठित होती है जिसे कहा जाता है लोक लेखा समिति। क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति। यानी कह सकते हैं कि ये कैग की रिपोर्ट की क्या करता है? जांच करता है। लेकिन हमारा संविधान बनाने वालों ने इतना महत्वपूर्ण तरीके से एक एक बातों को सोचा कि किसी भी तरह से कोई चाह के भी करप्शन नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, आय व्यय की ब्यौरा की जांच किया कैग, कैग की रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति, जबकि लोक लेखा समिति की जांच में जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का नेता होगा। आप पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता, यानी वहां पे एक विपक्ष मौजूद होता है जांच करने के लिए। लेकिन ये प्रचलन कब से हुआ? तो ये प्रचलन की शुरुआत 1967 से हुआ। यानी 1967 से कहा गया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो विपक्ष का नेता होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको लोक लेखा समिति अच्छे से समझ में आया होगा। लोक लेखा समिति को इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, शॉर्ट में पीएसी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्लेख सबसे पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था, जबकि इसका गठन 1921 में किया गया था। ये सबसे पुरानी संसदीय समिति है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करें सदस्य। लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 22, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। लोकसभा से कितना? 15 और राज्यसभा से 7। अब बात करते हैं ये करता क्या है। तो ये कैग द्वारा दिए गए रिपोर्ट की जांच करता है, यानी ये धन की जांच करता है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो 1967 से ये प्रावधान हुआ कि इसका जो अध्यक्ष होगा ये कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा। तो उम्मीद करते हैं कि लोक लेखा समिति आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरा एक समिति है जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। दूसरा एक समिति है जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। अब आइए जानते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एस्टीमेट कमेटी। अब बात करते हैं एस्टीमेट कमेटी का गठन कब हुआ? तो एस्टीमेट कमेटी का गठन हुआ 1950 में। एस्टीमेट कमेटी का गठन कब हुआ? 1950। लेकिन तत्कालीन एक वित्त मंत्री थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जॉन मथाई। तत्कालीन उस समय एक वित्त मंत्री थे जिनका नाम था जॉन मथाई। यानी जॉन मथाई के ही सिफारिश पर 1950 में एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम रखा गया प्राक्कलन समिति। कौन समिति? प्राक्कलन समिति। जी, तो इसका गठन हुआ 1950 में। किसके सिफारिश पे? तो जॉन मथाई। जॉन मथाई के नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब बात करते हैं कि ये जो प्राक्कलन समिति है, इस प्राक्कलन समिति का गठन कब होता है? तो इस प्राक्कलन समिति का गठन बजट पास होने के बाद होता है।
इस प्राक्कलन समिति के बाद का गठन बजट के बाद होता है। अब बात करते हैं कि बजट, देखिए बजट हर एक साल लागू होता है। बजट क्या है? बजट एक अनुमान है। बजट क्या है? एक अनुमान लगाया जाता है कि एक साल के अंदर हमको कितना खर्च कर देना है। तो ये समिति बस यही देखती है कि क्या ये अनुमान सही है या नहीं, क्या ये अनुमान ज्यादा तो नहीं, क्या ये अनुमान कम तो नहीं, यानी इसी अनुमान का ये क्या करता है? जांच करता है। तो बजट के बाद ये गठित होता है। और बात करते हैं कि प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होंगे। तो प्राक्कलन समिति में टोटल जो सदस्य होंगे वो 30 होंगे। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य कितने? 30। लेकिन इसमें एक भी सदस्य राज्यसभा के नहीं होंगे। इसमें 30 के 30 जो सदस्य होंगे 100% ये कहां के होंगे? लोकसभा से। राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल क्यों नहीं होते। तो मेरे दोस्त बजट क्या है? बजट एक प्रकार का धन विधेयक है और आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक कभी भी अगर पारित होगा तो ये कहां होगा? लोकसभा में होगा। क्योंकि बजट के बाद ये गठित होता है, इसलिए बजट क्या है? एक प्रकार का धन विधेयक, इसलिए इसमें कभी भी साझेदारी होगी तो किसकी होगी? लोकसभा की। इसमें राज्यसभा की कोई साझेदारी नहीं होगी। इसीलिए इसमें केवल लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसका काम क्या है। तो काम आपको बताया कि ये अनुमान को लगाता है, यानी साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह अपव्यय को रोकता है। किसे रोकता है? अपव्यय। और ये जो प्राक्कलन समिति है, इस प्राक्कलन समिति को अनुमान समिति भी कहा जाता है। इस प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है? अनुमान समिति। अब बात करते हैं कि ये जितनी सारी समितियां हैं, चाहे लोक लेखा समिति हो या प्राक्कलन समिति हो, ये जो भी समिति है ये सारी की सारी समिति ये सरकार के आय और व्यय के जांच का काम करती है। सरकार के आय और व्यय का जांच का काम करती है। इसलिए इन सारी समितियों में कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं होता है। यानी इस समिति में किसी भी मंत्री को मेंबर नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार के ही आय व्यय का ब्यौरा लेती है और इसमें मंत्री को रखना ये अच्छी बात नहीं है। इसमें निष्पक्षता खत्म हो जाती है अगर किसी मंत्री को इसका मेंबर बनाते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा लोक लेखा समिति के बारे में, फिर देखा हम लोगों ने प्राक्कलन समिति के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लोक उपक्रम समिति क्या है और फिर हम लोग देखेंगे कि अस्थायी समिति में संयुक्त संसदीय समिति क्या है। तो मेरे दोस्त अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो लाइक तो करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन वो लोग बेल आइकन नहीं दबाते। मेरे दोस्त लाइक कीजिए नहीं कीजिए लेकिन बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। क्योंकि हर एक वीडियो को डाल के व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए शेयर करना ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आप लोग बेल आइकन दबाइए। जैसे यूट्यूब खोलेगा आपके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंचा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।